स्मृति ईरानी 1,30,000 वोटों से चुनाव हार चुकी हैं अमेठी से। अमेठी से ही इस समय मौजूद है हमारे साथ रामधारी यादव जी। रामधारी यादव जी से जानेंगे कि क्या कारण रहे स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के। जी रामधारी जी, नमस्कार आपका। देखिए आलोक जी, चर्चा में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये लोकसभा चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव रहा, चूंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उस समय खुशी एक अलग थी लोगों की। और उत्तर प्रदेश को लेके जैसे कि डी भारत खबर और जन्मभूमि टुडे 35 से लेके 37 सीटों के इंडिया गठबंधन के वही हुए। और हम लोगों ने अमेठी को कहा भी था कि अमेठी बीजेपी हारेगी और वैसे ही हुआ। तो अगर हम बात करें कि उनके हारने की, तो उनके हारने की वजह ये रही कि जब से शर्मा मैदान में आए तो स्मृति ईरानी को ये लगा कि ये कैंडिडेट हल्का है। उन्होंने उस तरीके से उनको डिफेंड नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक वो सरकार में रही वो लोगों के बीच में नहीं जाती थी और लोगों के बीच में नहीं रही, उसका नतीजा ये रहा कि जो है वो चुनाव हारी है। जी आलोक जी। अमेठी के नागरिकों से एक बार मेरी बात हुई थी, तो अमेठी के लोगों का एक बात कहना था कि हमारी नाराजगी 2019 में राहुल गांधी को लेकर नाराजगी जरूर थी, लेकिन गांधी परिवार आज भी हमारे दिल में बसता है। स्मृति ईरानी जब से मंत्री बनी है या जब से राजनीति में आई हैं, ऐसा लगता है कि इनको राजनीति में सिर्फ गांधी परिवार को गाली देने के लिए लाया गया। तो बहुत सारे ऐसे बयान थे जो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के खिलाफ दिए। जाहिर सी बात है लोग जी कि स्मृति ईरानी ने हमेशा जो है आलोचना के अलावा अमेठी के विकास की बात शायद बहुत कम की थी। उसकी यही वजह रही कि जो है चुनाव हारी। वही हाल लखनऊ के मोहनलालगंज के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का था। उनका 2-3 वीडियो ऐसा वायरल हुआ जहां पर कौशल किशोर को ये कहते सुना गया कि ठीक है, जाओ हरवा देना, हम तुम्हारे वोट से ही केवल नहीं जीतेंगे, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे डांटते और डपटते हुए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को सुना गया था इस चुनाव में। चूंकि वो घमंड आ गया था कि वो सांसद थे और मंत्री थे, उनकी वाइफ जो विधायक थी, और उसका नतीजा ये रहा कि आर.के. चौधरी जो मूल निवासी फैजाबाद के हैं और वहां जाके वो चुनाव जीत जाते हैं, तो ये अपने आप में हल्की बात नहीं थी। और अजय कुमार लल्लू, अजय सिंह जी फैजाबाद से समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। हाँ, वही कि फैजाबाद जैसी जगह जहां पर पूरी बीजेपी केंद्र से लेकर राज्य तक प्रधान करते हैं और रोड शो करने बहुत करते हैं, कई करोड़ों रुपए उस बर्बाद किए जाते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बराबर अयोध्या आना जाना है। बावजूद इसके अगर अयोध्या जैसी सीट को हार जाना, फैजाबाद जैसी सीट को हार जाना, तो ये बीजेपी को अपने आप में मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि अयोध्या के ऊपर ही पूरा चुनाव लड़ा गया था। अयोध्या की विकास की गाथा हर जगह लगाई गई थी और अभी मंदिर बना तो लोगों को वहां पे दर्शन कराने और सब चीजों को लेके करा गया। तो अगर अयोध्या जैसी जगह को बीजेपी ने चुनाव हारा है तो बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है और इसको सोचने की भी जरूरत है बीजेपी को कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने यहाँ पर विकास किया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें की, बावजूद इसके हम चुनाव हारते हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात होगी। और वहीं पर लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टोनी चुनाव हार गए। अजय मिश्रा टोनी का भी घमंड 7वें आसमान पे था। उन्होंने पिछली बार किसानों पे जो है अभी गाड़ी चला दी थी उसके लड़के ने, और इसके बाद बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। और कई ऐसी घटनाएं हुई जो उनकी ये पुख्ता करता है कि अजय मिश्रा टोनी भी घमंड से भरे हुए नेता थे और उसकी वजह उसका जवाब जनता ने उनको भी दिया। तो इस तरीके के जो मंत्री रहे हैं उनके वो चुनाव हारे हैं, तो ये अपने आप में उनको सोचने का विषय तो जरूर है। जी आलोक जी। राम जी, जो अभी तक नतीजे आए हैं उससे ये साफ हो गया है
कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो पूर्ण बहुमत में है, सरकार बना लेंगे, लेकिन चंद्रबाबू और नायडू और नीतीश कुमार अगर ये दो खिसके तो मुसीबत मुसीबत में आ जाएगी मोदी सरकार। क्या कहेंगे? खिसके नहीं आलोक जी, खिसके नहीं। अभी जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि नीतीश बाबू को डिप्टी पीएम बनाने की चर्चा चल रही है, वहीं चंद्रबाबू नायडू को भी भारी भरकम मंत्रालय की भी चर्चा चल रही है। और ये दोनों लोग जो एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं, इनसे बड़ा घटक दल कोई नहीं है एनडीए में। तो इतने बड़े घटक दल अगर एनडीए से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि एनडीए को सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। और ये आसान राह नहीं दिख रही है, क्योंकि नीतीश बाबू अपनी छवि सुधारेंगे। जो उनकी छवि है कि ये कहते सेकुलर नेता की जो छवि है उनकी, वो अपनी छवि सुधारेंगे। और चंद्रबाबू नायडू पहले से ही समाजवादी नेता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी चर्चाएं भी चलने लगी हैं, मीडिया में खबरें भी चलने लगी हैं कि वो जो है वो लोगों को मनाने के और बातचीत पहले से तय हो चुकी है, या इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी रिजल्ट आने के बाद ही सारी चीजें कंफर्म हो पाएंगी। जी आलोक जी। जी राम जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आप इसे बीजेपी की हार कह सकते हैं, तो ये हार जो है योगी की है या मोदी की? जाहिर सी बात है योगी मोदी दोनों लोगों को जिम्मेदारी इसमें लेनी होगी, और दोनों लोगों को जिम्मेदारी बनती भी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी बनारस के रहने वाले, बनारस से जो है चुनाव लड़े, सांसद रहे और यहाँ के निवासी के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट किए, और वो काफी बनारस आए, अयोध्या आए। बावजूद इसके अगर इस तरीके की पार्टी की स्थिति बनती है, क्योंकि पूर्वांचल में ही ये स्थिति बनी है, ज्यादातर पूर्वांचल की सीटें अब जालसारी, घोसी, यहाँ अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा का जीतना। अंबेडकर नगर में बता दें आपको कि अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा भी चुनाव जीत चुके हैं। और आपके बस्ती में भी चुनाव जो है हरीश द्विवेदी हार चुके हैं अब की। और जो है राम प्रसाद चौधरी जो है सपा के गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव जीत चुके। श्रावस्ती से जो है जो नृपेंद्र मिश्रा के लड़के थे साकेत मिश्रा, श्रावस्ती से चुनाव लड़ रहे थे, और उनके सामने राम शिरोमणि वर्मा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, वहां पर भी चुनाव इंडिया गठबंधन जीत रही है। हालांकि कीर्तिवर्धन सिंह जो है गोंडा से अब की हैट्रिक मार दी, तीसरी बार चुनाव उन्होंने जीता है, श्रेया वर्मा को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हरा दिया है। लेकिन चर्चा वही है कि अगर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कई बड़े ऐसे मंत्री, बगल में आपके पंकज चौधरी जो ओबीसी के बड़े चेहरा, हालांकि वो चुनाव जीत गए हैं महाराजगंज से, लेकिन इस तरीके से कई बड़े चेहरे रहे। और जो है सीएम योगी पूर्वांचल के रहने वाले हैं, और चुनाव पूर्वांचल में ही हारना, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इसमें बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, और मंथन करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या जैसी सीट का हारना इस चुनाव ने इंडिया गठबंधन कहे या यूं कहे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्या लगता है कि संजीवनी मिल गई है? जाहिर सी बात है कि सरकार बनना न बनना एक अलग विषय है, लेकिन अगर इन दोनों नेताओं ने जिस मोटिव के साथ में चुनाव लड़ा, और जाहिर सी बात है कि जनता ने इनकी बातों को समझा, तब ये मैंडेट दे रहा है। और जनता ने अगर समझा है तो ये जाहिर सी बात है कि इन दोनों नेताओं को संजीवनी मिली है, और मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ा हुआ है। सरकार बनना ना बनना एक अलग विषय है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है एक मजबूत विपक्ष के तौर में भी बनेगा। सरकार बनाना अभी फिलहाल कल का विषय है, परसों का विषय है कि इस पे किस तरीके से वो लोग ट्रैक करते हैं, कैसे अपने पाले में किसको लाते हैं। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि कौन किसके पाले में जाएगा, सरकार कैसे बनाएगा। जो मीडिया में रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर, वो अपने आप में अहम मानी जा रही, क्योंकि नीतीश कुमार का पाला बदलना आज की नई बात नहीं। हो सकता है वो कर सकते हैं, चूंकि सेकुलर नेता के तौर पे अपनी छवि को प्रोजेक्ट करते हैं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू पहले से ही समाजवादी नेता रहे हैं, तो इस वजह से भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा
हो सकता है। बाकी क्या होता है ये तो अभी आने वाला वक्त और समय बताएगा कि स्थितियां क्या बनती हैं और कौन अभी आगे सीटें कितना किसकी बनती हैं। फिलहाल ये समय बताएगा, लेकिन जो जन्मभूमि टुडे का और दी भारत खबर का सर्वे था, हम लोगों ने आज के 4 दिन पहले इसको बता दिया था कि यूपी में हम जो बता रहे हैं वो पुख्ता खबर है कि 33 से लेके 37 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का सर्वे जो है सटीक हुआ है, क्योंकि बिल्कुल, हमने जो आकलन दिया था किसी भी एग्जिट पोल पर, ये आकलन, ये सर्वे कहीं आप नहीं देख सकते। हमने जो आकलन दिया था, हाँ सीटें बढ़ी हैं, सीटें बढ़ी हैं इंडिया गठबंधन की, हमने कम नहीं दिखाया था। जहां बाकी चैनल 6 सीट, 12 सीट, 11 सीट दिखा रहे थे, हमने सही सटीक नहीं, जो है जाहिर सी बात विश्लेषण है किया कि था। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के सर्वे को 265 से लेके 85 तक बताया था, और यूपी में ये चीजें जी जो हमारे सर्वे थे, हमारी चीजें थी, हम लोगों ने 265 से लेके 285 बताया था इंडिया गठबंधन के लिए। तो जी ऐसा किसी ने दिखाया नहीं था, ये हम लोगों के अपने खुद के लोगों के जानकारी और लोगों से मिलना जुलना, हमारा खुद का क्षेत्र में घूमना और लोगों से इनपुट लेना, और किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस चीज को एक्सेस किए, ये सारी जानकारी मिली, जो हम लोगों के सामने इस बात को आज के 4 दिन पहले ही रख दिए थे। जी आलोक जी। जी राम जी, आप हमारे साथ चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए दी भारत खबर के साथ, मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।